गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में अपन चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। साथ ही अपने जो 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में तो अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो दोस्तों, कौन सा देश है जिसने हाल ही में कौन सा राज्य है भारत का जिसने हाल ही में जो भूमि है उसका मानचित्र, उसकी मैपिंग करने के लिए भूमि मानचित्रण तकनीक को अपनाया, ड्रोन तकनीक को अडॉप्ट किया है? दोस्तों, हाल ही में जो अपना हरियाणा है, हरियाणा ने ऐसा किया है कि उन्होंने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया है। ड्रोन है वो भूमि का मानचित्र बनाएगा ताकि जो भूमि डेटा का अच्छे से प्रबंधन किया जा सके और क्या कुछ स्कीमें चलाई जानी चाहिए, किस क्षेत्र के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए आदि भूमि का मानचित्र बना के डिसाइड करने के लिए यह तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? दोस्तों, बताइए कौन सा देश है जिसके नेवी चीफ है उन्होंने अपना रक्षा मंत्री बनाया है? तो चीन का जो नेवी चीफ है उसे हाल ही में इनका चीन का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना डायरेक्ट टूल सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों, बताइए जो डायरेक्ट टूल सेल स्टारलिंक जो उपग्रह है वो कौन सी स्पेस एजेंसी का है? तो दोस्तों, ये स्पेस एक्स एजेंसी का स्पेस एक्स है वो यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, उसका यह एक उपग्रह है डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह। ठीक है दोस्तों, नासा है वो यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है वो जापान की है और इसरो है वो अपने इंडिया की है ही। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है IUCN की 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इसकी मेजबानी करेगा अपने UAE के जो सऊदी अरेबिया क्षेत्र है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करते हैं अपन IUCN के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है वो विभिन्न सरकारों, नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। ठीक है दोस्तों, इसमें सरकार और नागरिक दोनों शामिल हैं। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थितियों को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना है वो 1948 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी, जो कि नागरिक और जो सरकार है वो आपस में मिलकर यहाँ पर जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अपना प्राकृतिक संरक्षण है उसके लिए ये दोनों काम करते हैं। दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अपने स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों, जानवरों की आदि की जो प्रजातियां हैं उनका वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। रेड लिस्ट में IUCN क्या करती है कि रेड लिस्ट में IUCN लुप्तप्राय, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नॉर्मल, वनरेबल आदि की जो ये 5-6 लिस्ट जारी करती है और जो विभिन्न जानवर है, पौधे हैं उनको बचाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह महिला जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता है और वागीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस महिला का क्या नाम है? दोस्तों, बताइए कौन सी महिला है जो कि संगीत शास्त्र में वागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, अपनी रमाबाई है, उसे संगीत शास्त्र में वागेश्वरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बरना नदी है वो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस पर हाल ही में एक बांध बनाया गया है। तो ये बांध कौन से जिले में बनाया गया है? ये बांध बनाया गया मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में।
अगला क्वेश्चन है, चोलों के अंतर्गत टटटोली कर कौन अदा करते थे? दोस्तों चोल साम्राज्य का एक कर होता था टटटोली कर। इस कर को कौन अदा करता था? दोस्तों यह कर दिया जाता था सुनारों के द्वारा। अपन जानेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों चोल है वो 8 से 12वीं सदी तक जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है वहां पर शासन करने वाला एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। ठीक है, जो अपना दक्षिण इंडिया साउथ इंडिया है वहां पर 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने शासन किया था। दोस्तों 9वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने क्या किया था? चोलों के संस्थापक थे विजयालय। विजयालय ने जो पल्लव शासक थे उनको हराया था और पल्लवों की जगह जो शासन आया था वो चोलों का आया था। इसके बाद में 13वीं शताब्दी तक इनका शासन चला और इनके बाद में पांडे लोग थे वो आ गए। तो पल्लव की जगह है चोल, चोल की जगह आ गए पांडे। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन चोलों के लिए पूर्व शक्ति और विकास का युग माना जाता है। वह राजा आदित्य प्रथम और प्राप्तांग तक जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ था। दोस्तों यहाँ से राजा चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद में जो कोतुंग चोल थे इन्होंने इस शासन को मजबूत किया और इन्होंने कलिंग जो कि उड़ीसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो बताइए कलिंग पर आधिपत्य करने वाला कौन सा चोल शासक था? तो वो था कुलोत्तुंग। दोस्तों ये जो इनका शासन चला वो 13वीं शताब्दी तक चला और इनके बाद में पांड्यों का आगमन हो गया। ये इस मैप में देख सकते हैं आप चोल डायनेस्टी, यहाँ पर है ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर चोल राजाओं ने शासन किया था। दोस्तों प्रमुख सम्राटों की बात करें तो यहाँ पर विजयालय थे। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने 18वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय का नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद में आया आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने जो विजयालय की साम्राज्य फैलाने की नीति थी उसे आगे बढ़ाने का काम किया। उसने राजा अपराजित को हराया और साम्राज्य ने उसके शासनकाल में भारी शक्ति को बढ़ावा दिया। उन्होंने बंधुओं के साथ पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त की तथा इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण करने का काम भी किया। आगे आते हैं राजेंद्र चोल। दोस्तों राजेंद्र चोल है वो एक शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, यह गंगा तट पर पहुंचने वाले दक्षिणी भारत के पहले राजा थे। ठीक है, गंगा तट को इन्होंने पार किया था। दोस्तों राजेंद्र चोल है वो गंगा तट तक जाने के कारण इन्हें गंगा का विक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके काल को चोल काल का स्वर्ण काल माना जाता है और इन्होंने व्यापक तौर पर व्यापार भी किया था। दोस्तों चोलों का जो आधिपत्य है वो दक्षिणी जो अपना पूर्वी एशिया है जो वहां पर भी इनका फैला हुआ था। इन्होंने बहुत से क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये जो अपना दक्षिणी भारत का समुद्री इलाका है उसको भी ये कंट्रोल करते थे, यहाँ पर ये व्यापार करते थे। इनके प्रशासन की बात करें तो चोलों के शासनकाल के दौरान पूरे दक्षिणी क्षेत्र को एक शासी बल के नियंत्रण में लाया गया था। दोस्तों चोलों ने निरंतर राजशाही में शासन किया था। चोलों का साम्राज्य था जो राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक मंडलम में अलग अलग गवर्नर होते थे, अर्थात प्रांत है राज्य है वो प्रांतों में विभाजित था जिन्हें मंडलम कहते हैं। मंडलम को जो कंट्रोल करता था वो गवर्नर करता था। इसके नीचे आता था नाडु। ठीक है, नाडु होते थे वो जिले को कहते थे जिसमें तहसीलें भी शामिल होती थी। ठीक है, तो सबसे उससे प्रांत, फिर मंडल, फिर नाडु और फिर तहसील आती थी। दोस्तों शासन की व्यवस्था ऐसी थी कि चोलों के युग के दौरान प्रत्येक गांव स्वशासी इकाई के रूप में काम कर रहा था, अर्थात स्थानीय शासन जो स्वशासी इकाई लेकर आए थे वो भारत में चोल प्रशासन के दौरान चल रही थी। चोलों ने कला, विज्ञान, साहित्य, कविता आदि नाटक क्षेत्रों में प्रबंधन को बहुत ही ज्यादा इन्होंने संरक्षण दिया।
इन्होंने मूर्तियों और चित्रों के साथ साथ कई मंदिरों तथा परिसरों के निर्माण में भी योगदान दिया। दोस्तों, राजा केंद्रीय प्राधिकारी बना रहा जो उनके प्रमुख निर्णय लेता इनके शासन में काम करता था। चोलों की वास्तुकला के बारे में चर्चा करें तो चोलों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था और इनके नेतृत्व में जो कला शैली फली फूली थी उसको द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चोलों ने जो मंदिर बनवाए थे वो इन द्राविड़ शैली में बनवाए थे। दोस्तों, इन्होंने मध्ययुगीन भारत में सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोलों के द्वारा बनाए गए कुछ मंदिरों की बात करें तो इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगई चोडपुरम मंदिर, ये प्रमुख रूप से ये मंदिर बनवाए थे। कौन से? बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और गंगई कोड चोलपुरम मंदिर इन्होंने बनवाए थे। इसके अलावा इन्होंने जो मंदिर है उस पर वास्तुकला का भी बहुत अच्छा निर्माण करवाया था। चोल काल के दौरान जो मंदिरों के अलावा मूर्ति कला का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। दोस्तों, चोलों के दौरान एक महत्वपूर्ण मूर्ति बनाई गई थी नृत्य करते हुए मुद्रा में, जिसे नटराजन की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। यह है नटराजन की मूर्ति जो कि नृत्य करते हुए मुद्रा में है। दोस्तों, हालांकि इससे पहले ज्ञात नटराजन की मूर्ति है उसे ऐहोल में जो रावण पड़ी गुफा है वहां से खोदा गया था। इसे प्रारंभिक चालुक्य शासक के दौरान बनाई गई थी। दोस्तों, चोलों के शासन के दौरान यह मूर्ति कला है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, तो नटराजन की जो यह मूर्ति है वो चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण करवा दिया था, लेकिन चोलों ने इसका बहुत ही अच्छा खासा निर्माण करवाया। दोस्तों, 13वीं सदी में चोल कला के बाद चारण का चित्रण भूदेवी तथा पृथ्वी की देवी को विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति द्वारा किया गया था। वह अपने दाहिने हाथ में एक लीली पकड़े हुए आधार पर एक सिंदूर ढंग से मुड़ी हुई मुद्रा में खड़ी है, जबकि बायां हाथ भी उसी तरफ लटका हुआ है। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं से में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? दोस्तों, भारतीय पुराण है उनकी संख्या 18 है। तो इन 18 पुराणों में से के अनुसार भारत में जो असुर थे, जिन्होंने असुर जो देवताओं असुरों के बीच में युद्ध चलता रहता था, तो असुरों के गुरु कौन थे? असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नाम चिली साल्ट पीटर का है? दोस्तों, चिली जो साल्ट पीटर है उसका सामान्य नाम क्या है? उसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का वैज्ञानिक नाम है चिली साल्ट पीटर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों, लक्षद्वीप है वो अपना जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहां पर आने वाला एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। वही वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यात्रा की थी और मालदीव के बीच में इन दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय रहा था। तो ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर बोलने जाने वाली भाषा का क्या नाम है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। मलयालम अपने केरल की जो भाषा है वही यहाँ पर बोली जाती है। केरल का जो क्षेत्र है उसी के अंडर आता है अपना लक्षद्वीप। ठीक है, ये आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।